नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गौर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड अदर वीडियो चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑल करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के वीडियो में आज से अपन नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा के मॉडल टेस्ट पेपर प्रश्न पत्र 2 की सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें मॉडल टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन है, एक सेट पेपर में 100 क्वेश्चन है, लेकिन अपन इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि यदि 100 क्वेश्चन एक साथ लेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं उसमें यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, अपन उसे क्लियर करेंगे। और जो मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं, लेकिन उनको ऑब्जेक्टिव का आंसर के साथ अपन उसका विवरण भी देखेंगे, किस धारा में इसका किस प्रकार से उल्लेख किया गया है यह भी अपन समझेंगे। तो चलिए कि मॉडल टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन सम्मिलित हैं उसमें जनरली एमपीएलआरसी की 1959 की धारा 59 के आधारित ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। और यहाँ पे कुछ 4 इंपॉर्टेंट दिनांक लिखी हुई हैं। इन दिनांक पर अलग भी क्वेश्चन एक सेट पेपर में है, इसलिए इनको भी समझ लें यहाँ पे कि यह किस दिनांक का क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहली दिनांक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट दिनांक है आपकी 14/8/1958। इस तारीख को क्या हुआ था, तो पहले क्या होता था, अपनी 1959 जो लागू नहीं हुई थी, इसके पहले अपने एमपी में जो रियासतें चलती थी, मतलब अलग अलग क्षेत्र थे। क्षेत्र मतलब महाकौशल क्षेत्र, सिरोन क्षेत्र, अपना भोपाल स्टेट या फिर महाकौशल क्षेत्र, इस टाइप से विंध्य प्रदेश क्षेत्र, इस टाइप के क्षेत्र हुआ करते थे। उनमें अलग अलग नियम लागू होते थे, लेकिन ये सारे एमपी में आ गए तो इनको एक ही नियम के अंतर्गत लाने के लिए भू राजस्व संहिता 1959 को लागू करने के लिए, एक ही नियम के अंतर्गत लाने के लिए कुछ प्रस्तावना बनी। उसका उद्देश्य क्या था कि सारे जो अपने क्षेत्र हैं वो एक ही नियम के अंतर्गत आ जाएं। तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट दिनांक यहाँ पे है आपकी कि वो प्रस्तावना कब तैयार हुई थी, उसका कारण और उद्देश्य विवरण प्रकाशित कब हुआ था। जो 1959 की जो प्रस्तावना तैयार कब हुई थी, कहने का मतलब सीधा सा सिंपल ये है कि 1959 जो अपनी है एमपीएलआर से 1959, इसकी प्रस्तावना कब प्रकाशित हुई थी। तो प्रस्तावना जो प्रकाशित हुई थी आपकी 14/8/1958 में हुई थी। क्लियर, एक डेट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपकी। नेक्स्ट डेट है आपकी 15 सितंबर 1959। ये जो तारीख है आपकी क्या है, इस तारीख को अपने राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई थी, मतलब एमपीएलआर से 1959 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई थी। और 21 सितंबर 1959 को ये राजपत्र असाधारण में प्रथम बार प्रकाशित की गई थी। क्लियर, इन पे सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, आपने भी क्वेश्चन पहले देखे होंगे। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे नीचे लिखी हुई है अपनी, क्या लिखा अपन ने, 2 अक्टूबर 1959 इस तारीख को संहिता प्रभावशील हो गई थी। मतलब इस तारीख से अपने यहाँ एमपीएलआर से 1959 जो धाराएं बनी है वो लागू हो गई थी। क्लियर, तो अपन ने प्रश्न पत्र में शामिल क्वेश्चनों को देख लेते हैं। और क्वेश्चन टेस्ट पेपर में सभी विषयों पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर है प्रश्न पत्र 2 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, ऐसा भूखंड जिस पर पृथक रूप से भूराजस्व निर्धारित किया गया है क्या कहलाता है। क्लियर, ऑप्शन है आपके भूधृति, ब खाता, स भूखंड और द इनमें से कोई नहीं। यदि आपको खाते की परिभाषा पता है तो आप इसका आंसर 100% खाता ही लगाएंगे। और खाते की परिभाषा मैं आपको बताता हूं क्या होती है खाते की परिभाषा। और एमपीएलआरसी में जितनी भी परिभाषाएं अपनी दी गई 34 परिभाषाएं तो एमपीएलआरसी की 1959 की धारा 2 के अंतर्गत ही आती हैं। और जो खाते की परिभाषा आती है वो एमपीएलआरसी 1959 2 ज के अंतर्गत आती है। तो उसमें परिभाषा में क्या लिखा है आपको बता देता हूं। खाता से विपरीत है ऐसा भूमि खंड जिस पर भूराजस्व पृथक रूप से निर्धारित किया गया है और एक ही भूधृति के अधीन धारित हो। क्लियर, तो यहाँ पे अपना क्या है, भूराजस्व निर्धारित किया गया, पृथक रूप से भूराजस्व निर्धारित किया गया है, तो डेफिनेशन अपनी यही बन रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, वह खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि धारक इस संहिता के अधीन भूमि विवर्तन की प्रज्ञापना करने में सफल रहता है तो राजस्व का निर्धारण कौन करेगा। तो जैसे आपको जनरली पता ही है कि अपने विवर्तन के संबंधित जो भी भूराजस्व वगैरह गणना की जाती है उपखंड अधिकारी के द्वारा की जाती है, लेकिन इसका अपन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, किस धारा के उपधारा में इसका उल्लेख किया गया है। आपका इसका आंसर तो आएगा उपखंड अधिकारी, लेकिन इसका अपन डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। एमपीएलआर से 1959 की धारा 59 की उपधारा 9 में क्या लिखा है
यदि भूमि स्वामी उपधारा 6 के अधीन विहित अवधि के भीतर व्यवर्तित की प्राज्ञापना देने में सफल रहता है तो उपखंड अधिकारी, क्या है यहाँ पे वर्ड अपना उपखंड अधिकारी, स्वप्रेरणा से ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यवर्तित के मध्य देय भूरस का पुनर्ग्रहण करेगा और देय कुल रकम के 50% के बराबर शास्ति भी निरूपित करेगा। यह भी आप थोड़ा सा याद रखना 50% के बराबर, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन अपना इसी पोर्शन में आगे आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया उपखंड अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मध्य प्रदेश भूराज संहिता में इमारती लकड़ियां कितनी प्रकार की मानी गई हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। इसमें ऑप्शन है आपके 8 व 10 स 12 और द 16। यदि आपने एमपीएलआरसी की 1959 की धारा 2 की उपधारा 1 के या 1 को एक या 1 को पढ़ा है तो उसमें स्पष्ट उल्लेख आया कि इमारती वृक्ष, इमारती वृक्ष मतलब उसमें आपको संख्या भी दी गई है और इमारती वृक्ष से अभिप्रेत है निम्नलिखित जाति के वृक्ष, अर्थात इसमें नाम भी दिए गए हैं आपको 12 प्रकार के हैं। मतलब अपना आंसर तो सही क्या है, 12 वो नाम बताता हूं मैं आपको, सागवान, बीजा, शीशम, साल, तिनसाय, एन या सात, चंदन, हल्दू, मुंडी, अर्जुन, तेंदु, खमहार। क्लियर, ये आपके 12 वृक्ष जो हैं भूराज संहिता में इमारती वृक्ष के रूप में बताए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश भूराज संहिता 1959 में परिभाषाएं किस धारा में उल्लेखित हैं? धारा 2, धारा 1, धारा 3। इसका मैंने पूर्व में वीडियो अपलोड किया था और वैसे जनरली सभी को पता है, यदि आप एमपीएलआर से संबंधित कुछ भी थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो सबसे पहले आप यही पढ़ते हैं कि परिभाषा किस धारा के अंतर्गत आती है। तो एमपीएलआरसी के अंतर्गत 34 धारा जो आती है धारा 2 के अंतर्गत, धारा 2 की उपधारा 1 के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, प्रीमियम की राशि कम होने पर भूमि स्वामी को प्रज्ञापना की तारीख से कितनी अवधि के अंदर की राशि जमा करनी होगी? मतलब ये अपना विवर्तन संबंधित है और विवर्तन संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए हैं आपके धारा 59 में दिए गए हैं और धारा 59 की उपधारा के अंतर्गत ये चीज आपको मिलेगी और ये आपको बताता हूं मैं कहां पे मिलेगी और क्या लिखा हुआ उसके बारे में बताता हूं मैं। यदि आप एमपीएलआरसी की धारा 1959 की धारा 59 का की उपधारा 7 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उपधारा 6 के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी यथा शक्य शीघ्र भूमि स्वामी द्वारा की गई गणना की शुद्धता की जांच करेगा तथा भूमि स्वामी को या तो उपधारा 5 के अधीन गणना की पुष्टि करने की या देय प्रीमियम तथा भूराज की सही रकम की संसूचना देगा। उपधारा 5 के अधीन जमा की गई रकम के उपखंड अधिकारी द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन के अनुसार, उपखंड अधिकारी द्वारा की गई गणना की रकम से कम होने की दशा में अंतर की राशि भूमि स्वामी द्वारा इसी प्रज्ञापना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर संदत की जाएगी। क्लियर। क्या है आपने यहाँ पे 60 दिवस। क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। मध्य प्रदेश भूराज संहिता 1959 मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? ये तारीख मैं आपको बोर्ड पर पहले ही लिख के बता चुका हूं कि जो प्रथम बार प्रकाशित हुई थी वो 21 सितंबर 1959 को हुई थी। क्लियर। और मतलब ऑप्शन इसका अपना ऐप वाला पहला सही है वाला। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश भूराज संहिता 1959 कब लागू हुई है? तो ये भी चीज वहीं पे मैं लिख चुका हूं कि 2 अक्टूबर 1959 को अपनी ये भूराज संहिता लागू हुई थी। ये तो क्वेश्चन तो आपके यही बन गए हैं। ठीक है, दो दिनांक और लिखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर क्वेश्चन स्टेट पेपर में नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट वो भी। क्लियर। नंबर 8 है अपना, किसी ग्राम में निवासियों के निवास के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके गांव, ग्रामीण क्षेत्र, बस्ती, आबादी। यदि आपको आबादी की डिवीजन पता है तो आप इसका आंसर 100% आबादी लगा दोगे। ठीक है, आबादी की परिभाषा आपको एमपीएलआर से 1959 की धारा 2 की उपधारा 1 क में दी गई है। उसको बताता हूं क्या है यहाँ पे, तो आपको अच्छे समझ में जाएगा। आबादी से अभिप्रेत है नगरोत्तर क्षेत्र के किसी ग्राम में उसके निवासियों के लिए या उससे अनुषंगिक प्रयोजनों के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र। यही अपना प्रश्न है कि आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। क्लियर। इसका आंसर क्या आ गया अपना? आबादी। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, मध्य प्रदेश भूराज संहिता 1959 किस धारा में भूमि विवर्तन संबंधी प्रावधान है? तो भूमि संबंधी जो प्रावधान है आपके धारा 59 के अंतर्गत सारे प्रावधान आ गए हैं। मतलब अपना ऑप्शन ब जो है सही रहेगा। इसमें ऑप्शन और भी दिए गए हैं आपको, धारा 61, धारा 110, 109। जनरली आपको पता है कि धारा 61 भू सर्वेक्षण की परिभाषा संबंधित है, धारा 110 नामांतरण संबंधित है और धारा 9 जो है रिपोर्ट से संबंधित, नामांतरण रिपोर्ट से संबंधित है। 109 जो है सॉरी।
ठीक है, तो धारा 59 जो बचती है भूमि विवर्तन से संबंधित है, और इससे पहले 172 भी अपने विवर्तन से संबंधित धारा थी जो कि अभी विलोपित कर दी गई है। मूल रूप से धारा 59 के अंतर्गत विवर्तन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जब कभी भूमि का निर्धारण एक प्रयोजन के लिए किया जा गया हो और उसे अन्य प्रयोजन के लिए विवर्तित किया जाता है तो भूमि स्वामी प्रीमियम की गणना करेगा तथा देय भू राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा। इस बात का उल्लेख संहिता के किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है आपके 59.5, 59.3, 59.6, इनमें से कोई नहीं। यहाँ इस ऑप्शन देखिए तो स्पष्ट हो जाता है कि आपके धारा 59 के अंतर्गत जो भी उपधारा 3 में 3, 5, 6 होगी उसमें इसका आंसर छुपा होगा। तो अपन देखते हैं, इसका आंसर वैसे आएगा 59.5, क्योंकि 59.5 में स्पष्ट लिखा हुआ है जब कभी भूमि का निर्धारण एक प्रयोजन के लिए किया गया है और उसे अन्य प्रयोजन के लिए विवर्तित किया जाता है तो भूमि स्वामी प्रीमियम की गणना करेगा तथा देय भू राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और इस प्रकार गणना की गई रकम विहित रीति में जमा करेगा। क्लियर। ये अपना क्वेश्चन भी था, तो इसका आंसर क्या आ गया अपना धारा 59.5। फिर अपना क्वेश्चन इसी के नीचे, भूमि स्वामी संहिता में विहित अवधि के भीतर विवर्तन की प्रज्ञापना देने में सफल रहता है तो उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा भू राजस्व का निर्धारण करेगा और कुल देय रकम के कितने प्रतिशत शास्ती अधिरोपित करेगा? 10%, 20%, 50% और 25%। तो यदि आप धारा 59 की उपधारा 9 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है इस चीज का, इसका आंसर आपको वहां मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, यदि भूमि स्वामी उपधारा 6 के अधीन विवर्तन की प्रज्ञापना देने में असफल रहता है तो उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे विवर्तन के मध्य देय भू राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और देय और कुल रकम के 50% के बराबर शास्ती भी अधिरोपित करेगा। मतलब 50% की शास्ती अधिरोपित की जाएगी। मतलब इसका आंसर क्या आ गया अपना स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भूमि स्वामी ऐसे विवर्तन के उपखंड अधिकारी को उपधारा 5 के अधीन रकम जमा करने की पावती के साथ लिखित प्रज्ञापना करेगा और इसी प्रज्ञापना की तारीख से भूमि विवर्तित मानी जाएगी। इस बात का उल्लेख संहिता के किस धारा में है? यदि क्वेश्चन देख के स्पष्ट होना चाहिए, धारा 59.5, 59.6 ऑप्शन है आपके, 59.5, 59.6, 59.3 और 59.4। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ उपखंड अधिकारी को धारा 5 के अधीन रकम जमा करने की पावती के साथ, मतलब अब अगली जो धारा आएगी उसी में इसका उल्लेख आना चाहिए। तो अपन उपधारा 6 यदि पढ़ते हैं तो वहां पे स्पष्ट आपको समझ में आएगा, भूमि स्वामी ऐसे विवर्तन की उपखंड अधिकारी को उपधारा 5 के अधीन ये रकम जमा करने की पावती के साथ लिखित प्रज्ञापना करेगा और इसी प्रज्ञापना की तारीख से भूमि विवर्तित मानी जाएगी। मतलब इसका आंसर अपना क्या जाएगा? धारा 59.6। क्लियर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रारंभ होने की तारीख से कितनी अवधि के लिए कोई शास्ती अधिरोपित नहीं की जाएगी भूमि विवर्तन के मध्य प्रीमियम एवं भू राजस्व अधिरोपण के संबंध में? 3 मास के लिए, 6 मास के लिए, व 12 मास के लिए और द इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप उपधारा 9 पढ़ी जिसमें 50% शास्ती अधिरोपित करेगा, इसके आगे और अपन पढ़ेंगे तो उसमें उल्लेख आ जाएगा इसी चीज का। परंतु यह और है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता अधिनियम 2018 के प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए कोई शास्ती अधिरोपित नहीं की जाएगी। मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 12 मास के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 14, भू सर्वेक्षण में क्या सम्मिलित नहीं है? क्लियर। ऑप्शन है आपके, भूमि का सर्वेक्षण संख्यांक विभाजन, ब भूमि का उपखंड संख्यांकों विभाजन, स ब्लॉकों को ग्रामों में समीकृत करना और द इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो यदि आपको भू सर्वेक्षण की परिभाषा संबंधित धारा पता है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। इसका आंसर वैसे आएगा इनमें से कोई नहीं। अब वो इनमें से कोई नहीं आएगा ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि धारा जो एमपी राज्य 1959 की धारा 61 है भू सर्वेक्षण से परिभाषा संबंधित है और इसके बारे में अपन देखते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। सर्वेक्षण की परिभाषा भू सर्वेक्षण से विपरीत है समस्त या निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप। 1 में लिखा हुआ है भूमि का सर्वेक्षण संख्याओं को विभाजन, अपना पहले ही शब्द ये था, ऑल ऑप्शन ही ये था। बस अब आगे इसको नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। फिर 2 भूमि का भूखंड संख्यांकों विभाजन, 2 में ये भी आ गया। फिर 3 में लिखा नगरीय क्षेत्र में सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लॉकों को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्र में सेक्टरों में समीकृत करना। मतलब ये तीनों चीज तो सर्वेक्षण के अंतर्गत आती हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था सम्मिलित नहीं है, जबकि ये तो है। मतलब कहने का इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। नंबर 15, भू सर्वेक्षण में भू सर्वेक्षण को किस धारा में परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन है धारा 60, धारा 61, धारा 62 और धारा 63। तो यहां पे आपको पता ही है, मैंने जस्ट ऊपर ही बताया भू सर्वेक्षण की परिभाषा धारा 61 के अंतर्गत आती है आपकी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 63, धारा 61, धारा 62, इनमें से कोई नहीं। और जब भू सर्वेक्षण हुआ 61 में और भू अभिलेख की नियुक्ति होगी आपकी 62 में। आपका आयुक्त 62, धारा 62 क्या है? आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति। इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है? राज्य सरकार आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देश के अधीन रहते हुए भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेखों का प्रबंध करेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिला सर्वेक्षण अधिकारी कौन होता है? उपखंड अधिकारी, कलेक्टर, दोनों अ और ब, और इनमें से कोई नहीं। तो जिला सर्वेक्षण तो एक ही होगा। क्लियर? तो इसको देखते हैं अपन। यदि आप एमपीएलआरसी 1959 की धारा 65 के बारे में पढ़े हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तो सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की उपधारा 1 क्या कहती है? ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि इस भू सर्वेक्षण के अधीन है का जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा। मतलब इसका आंसर अपना क्या होगा? कलेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां संहिता की किस धारा में निहित हैं? जब अधिकारी 65 में बताए गए हैं अपने को, तो 66 में इनकी शक्तियां आएंगी। ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे, धारा 67, धारा 68 और धारा 66 और धारा 70। तो धारा 66 इसका सही आंसर रहेगा। धारा 66 अपनी क्या है? जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां, यही अपनी धारा 66 है, एज इट इज।